Now we start the discussion of viruses. वायरसेस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते ही एनसीईआरटी क्या पॉइंट देता है? एनसीईआरटी मेंशन करता है कि ये जो वायरसेस हैं इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर विटेकर के द्वारा किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। बिल्कुल सही बात है, रखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वायरसेस ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। हम देखेंगे अभी फीचर्स में पढ़ेंगे कि इनमें तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के फीचर प्रेजेंट हैं वायरसेस के अंदर, इसलिए दे हैव नो प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो वायरस के बारे में ये पॉइंट हमें सबसे पहला जानना जरूरी होता है, दैट दे हैव नो प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनके लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है ये दिखेगा क्लियरली आपको। अब ये जो टर्म हम यूज करते हैं वायरस, टेक्निकली मीनिंग क्या है? पॉइजनस फ्लूइड, जिसको अगर हम कहां से ये टर्म आया है, लैटिन वर्ड से, ऐसे जनरली हम अंग्रेजी का दूसरा शब्द वेनम भी बोल सकते हैं। जो पॉइजनस फ्लूइड है, इसको फ्लूइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साइंटिस्ट ने जब शुरू में ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं। माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जर्व करना आसान नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे हैं, जिसके कारण ऑब्जर्वेशन आसान नहीं था। तो साइंटिस्ट को शुरू में लगा कि ये केवल फ्लूइड ही है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो शुरू में जो टर्म आया पॉइजनस फ्लूइड का या वेनम का, वही क्या कहलाता है? वायरस। सबसे पहले ये स्टडी किसने की? इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की टोबैको में मोज़ेक डिजीज की स्टडी कर रहे थे। मोज़ेक डिजीज में क्या होता है? पैचेस डेवलप हो जाते हैं लीव्स पर, और सेल्स की डेथ से डेवलप हुए जो पैचेस है वो किसके कारण थे, वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे। ही स्टडीड टोबैको डिजीज, तो मोज़ेक डिजीज इन टोबैको, फाउंड दैट माइक्रोब्स कॉजिंग द डिजीज वर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से छोटे थे। कैसे पता चला बैक्टीरिया से छोटे थे? वो फिल्टर्स जो बैक्टीरिया को पार होने से रोक लेते हैं, उनके आर पार भी ये इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट, जिनको आज हम वायरस कहते हैं, ये पार हो गए। यह एनसीईआरटी भी मेंशन करता है। ये जो हमने पॉइंट लिया है और यहाँ ईयर भी मेंशन किया है इस स्टडी का 1892, ये पूरा हमारा एनसीईआरटी का पॉइंट है, और इसलिए पूरे का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। 1892 में इवानोव्स्की ने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द स्टडीज ऑन टोबैको। ही वाज स्टडीइंग मोज़ेक डिजीज इन टोबैको। ही फाउंड दैट infection causing agent was able to pass through bacterial filters। तो जो फिल्टर्स बैक्टीरिया को पार होने से रोक सकते हैं, उनके भी आर पार ये इन्फेक्शियस एजेंट पार हो रहा था। इसीलिए एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका साइज बैक्टीरिया से भी छोटा है। लेकिन इवानोव्स्की खुद ये नहीं बता पाए कि ये कारण एक्चुअली में क्या है। ये तो उनको समझ में आ गया कि कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है, जिसके कारण टोबैको में ये मोज़ेक डिजीज हो रही है। लीफ में जो पैचेस डेवलप हो जाते हैं सेल डेथ की वजह से, उसी को बोलते हैं मोज़ेक डिजीज। पर ये मटेरियल क्या है, ये क्या माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन खुद इवानोव्स्की नहीं दे पाए। आगे स्टडीज और बढ़ी और लोगों के नाम जुड़े। अगला नाम आता है यहां पर बेजरनिक का। बेजरनिक ने फर्दर स्टडीज की। एनसीईआरटी ने फिर ईयर दिया 1898। जब मैं ईयर लिखता हूं तो वो तभी लिखता हूं जब एनसीईआरटी देता है, मतलब पहली प्रायोरिटी पर तो नहीं है, पर फिर भी यदि एनसीईआरटी ने ईयर दिया हुआ है तो हम उसे छोड़ के नहीं भाग सकते। उसे हमें याद करना पड़ेगा, कहीं डायरेक्ट सवाल आ गया ऑब्जेक्टिव में तो हमारे काम आएगा। बेजरनिक का वर्क 1898।
कॉल्ड इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, मतलब जिसका लैटिन में टर्म बनता है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम मतलब जो इन्फेक्शन कॉज करे, और वो मटेरियल क्या है, एक फ्लूइड है, कॉन्टेजियस फ्लूइड है जो इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी रखता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। अब जब हम कहते हैं लिविंग फ्लूइड है, तो वो लिविंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको तो इन्फेक्शन दिख रहा है। अब डेड मटेरियल तो कैसे इन्फेक्शन करेगा, कोई ना कोई किसी प्रकार का तो माइक्रोब होगा। हम आज जान गए कि उसमें दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी है, लेकिन जब बेजरनिक ने उसको एक्सप्लेन किया तो उन्होंने उसको इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड के नाम से ही पहचाना। और इन्होंने क्या किया, टोबैको प्लांट में जो पत्तियां पहले से जिस पौधे की इन्फेक्टेड है उनका एक्सट्रैक्ट रिमूव किया। एक्सट्रैक्ट रिमूव करने का मतलब है उन लीव्स को क्रश कर लिया और क्रश करके उनका पेस्ट बना दिया और उसको एक सूटेबल सॉल्वेंट में घोल के फिर बैक्टीरियल फिल्टर से पार किया। अब पत्ती और उसका वेस्ट तो ऊपर रह गया, नीचे लिक्विड चला गया फिल्टर में से पार होकर। जब नीचे लिक्विड फिल्टर में से पार होकर चला गया तो अब वो ये देखना चाहते थे कि जो लिक्विड नीचे चला गया बैक्टीरियल फिल्टर से पार होके, मतलब अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शियस होगा तो वो तो फिल्टर में ऊपर ही रह जाएगा। जैसे चाय छानते, जो पत्ती होती है चाय की वो तो छलनी में ऊपर रह जाएगी ना, नीचे तो चाय जाएगी ना। तो इसी प्रकार से उस कंटेंट को छलनी में से, लेकिन वो छलनी कैसी, बैक्टीरियल फिल्टर, उसमें से छान दिया तो बैक्टीरिया ऊपर ही रह गए। पोर साइज इतना छोटा है कि वो बैक्टीरिया को भी पार नहीं होने देगा। पर नीचे जो लिक्विड गया उससे नए पौधे में इन्फेक्शन करके देखा तो इन्फेक्शन हो गया। तो कहते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। इसका मतलब नीचे जो लिक्विड गया वो हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी रखता है, इसीलिए इन्होंने इसको कहा था इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। स्टडीज फर्दर आगे बढ़ी और फर्दर स्टडीज से जो अगला इंपॉर्टेंट वर्क आया स्टेनले का 1935 में। स्टेनले ने सबसे पहले वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया। अब जैसे ही मैं बोलता हूं क्रिस्टलाइज किया तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, अगेन एनसीईआरटी भी देता है क्रिस्टलाइज किया। उसमें मैंने छोटा सा पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ा कि इस वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला और ये क्रिस्टल की फॉर्म में आइसोलेट हो गए। क्रिस्टल क्या मटेरियल है, जब ये अपने होस्ट के अंदर नहीं होते हैं, वायरस होस्ट सेल के अंदर नहीं होते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में होते हैं, तब ये इनर्ट होते हैं, मतलब इनएक्टिव होते हैं, इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल, और क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। सो वायरसेस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल आउटसाइड देयर होस्ट सेल। उनको क्रिस्टल की फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है। और केमिकली अगर देखें तो इस क्रिस्टल का अधिकतर भाग किस चीज का बना होता है, प्रोटीन्स का। क्या वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए जैसा कुछ है? बिल्कुल है, लेकिन वो अमाउंट कम है, ज्यादा कंटेंट किसका है, प्रोटीन का है। ये स्टेनले ने बताया कि वायरसेस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, होस्ट सेल के बाहर होते हैं, जिसमें वो इन्फेक्शन कर रहे हैं उस सेल के बाहर होते हैं। और इस क्रिस्टल का अधिकतर जो भाग है वो बना हुआ है किसका, प्रोटीन्स का। अब यहां पर ये चार नाम आप लोग देख रहे हैं, फिर से एक बार कनेक्ट करेंगे एनसीईआरटी के पॉइंट के साथ, तब आगे जाऊंगा। आपने नाम देखे, पहला नाम आ गया यहां पर पास्चर का। पास्चर ने पॉइजनस फ्लूइड या वेनम बताया। फिर नाम आ गया इवानोवेस्की का। इवानोवेस्की वो पहले व्यक्ति जिन्होंने डिजीज के संदर्भ में बात की, और बाद में पाया गया कि जो मोज़ेक डिजीज टोबैको में हो रही है वो कौन कॉज कर रहे हैं, वायरस। इस स्टडी को फर्दर आगे बढ़ाया बेजरनिक ने, और उन्होंने नाम दिया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये जो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है यहीं से टर्म डिराइव हुआ वायरस। अब जैसे ही टर्म का पॉइंट आता है वायरस का, तो यहां थोड़ा सा एनसीईआरटी और एक्चुअल जो फैक्ट है उसमें डिफरेंस है। एनसीईआरटी कहता है कि टर्म वायरस वाज गिवन बाय इवानोवेस्की, जबकि
फैक्ट ये है, सच्चाई ये है, टर्म वायरस वाज गिवन बाय बेजरनिक। बेजरनिक ने टर्म वायरस दिया, लेकिन एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है वो इवानोवस्की किया है। हाँ, अब मुझे दोनों क्यों बताने पड़े? बच्चे के सामने दोनों प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर इवानोवस्की ऑप्शन में नहीं है तो बेजरनिक लगाएंगे बिना किसी डाउट के। अदरवाइज हम एनसीईआरटी के साथ झगड़ा करके नहीं चलेंगे जब तक एनसीईआरटी में वो पॉइंट का करेक्शन नहीं हो जाता है। वो फैक्चुअल बात है, कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट में गलती कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये तो साफ मिस्टेक दिखाई दे रही है। बट अगर कोई फैक्ट एनसीईआरटी लिख रहा है तो ऐसी कंडीशन में फिर हम उसमें, क्योंकि वो कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो है नहीं है, वो तो केवल इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि इस डिजीज से संबंध में टर्म वायरस वहां से ओरिजिनेट होता हुआ माना जाए या ना माना जाए। तो इसमें व्यूज भी अलग अलग आ जाते हैं कई बार। तो यहां पर हम जो टर्म वायरस है उसका जो ओरिजिन है वो भी कहां से मानेंगे? इवानोवस्की के वर्क से ही मानेंगे। इवानोवस्की नहीं होगा तो फिर अपन कंसिडर करेंगे बेजरनिक, जहां से टर्म आया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। स्टेनले का वर्क एकदम बाकी से अलग है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस 1935 एकदम बनेगा। तो मैंने कहा 4 नाम हो गए, 2 बार एक्सप्लेन करके चला हूं। पास्चर, पॉइजनस फ्लूइड, आंसर आना चाहिए। पॉइजनस फ्लूइड नाम लिखते ही पास्चर, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड नाम लिखते ही बेजरनिक। फिर टोबैको मोज़ेक डिजीज में, टोबैको की पत्तियों में मोज़ेक डिजीज का नाम लिखते ही इवानोवस्की। टर्म वायरस कहां से ओरिजिनेट हुआ, किसके काम से ओरिजिनेट हुआ? अगेन इवानोवस्की। क्रिस्टलाइजेशन किसने किया? स्टेनले। ये चीजें याद करनी है। फिर इसके बाद अगले पॉइंट पर आए हम लोग डिस्कशन में कि वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनमें क्या फीचर्स है। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब हम कहते हैं कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इनमें कोई सेल होता ही नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई लिविंग सेल नहीं है। दे डोंट हैव अ प्रोटोप्लाज्म, अंदर कोई लिविंग कंटेंट वाला कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। आप पुरानी स्टोरी याद करो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, मतलब बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक ऑर्गेनिज्म किसी एक सेल का बना है या मल्टीपल सेल का बना हुआ है। सभी परिस्थितियों में सेल जरूर है, सेल एक हो या करोड़ों हो, लेकिन वायरस के स्ट्रक्चर में सेल ही नहीं है जी। अंदर लिविंग कंडीशंस को मेंटेन करने वाला जो कंटेंट है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, वो है ही नहीं उसके पास। तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन सेल्यूलर। यही अप्रोप्रिएट टर्म है। हाँ, फिर अगेन यहां पॉइंट आएगा, एनसीईआरटी ने एक जगह तो नॉन सेल्यूलर लिखा है वायरस के लिए, ये करेक्ट टर्म है, लेकिन एक जगह लिख दिया ए सेल्यूलर। मैंने बोर्ड पर जो लिखा है वो ज्यादा करेक्ट है। एनसीईआरटी ने दोनों उपयोग किए हैं, आप जो फॉलो करेंगे वो है नॉन सेल्यूलर। सो वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर, मतलब जिसमें सेल है ही नहीं। हमने अभी पीछे डिस्कशन में कहा था कि बैक्टीरिया के फिल्टर में से पार हो जाएंगे तो साइज का मैटर आएगा डिस्कशन का। सब माइक्रोस्कोपिक है, सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड हम यूज करते हैं बैक्टीरिया वगैरह के लिए कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व होंगे, ये उससे भी छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। जनरल साइज, अगेन एनसीईआरटी का पॉइंट लिया, जनरल साइज 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर का साइज मिलेगा हमें। इसी को फिर मैंने नैनोमीटर में लिखा है। थोड़ी समझदारी से क्वेश्चन चलाएंगे, ऐसा फैक्चुअल पॉइंट आएगा। तो माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶, नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹। मतलब कितने जीरो का डिफरेंस है? 3 का। अब आप देख लो, 0.02 में अगर आप 1000 की मल्टीप्लाई कर दें तो 20 हो जाएगा, और 0.2 में 1000 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये सेम वैल्यूज लिखी हुई हैं। सो 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर या 20 से 200 नैनोमीटर का साइज, ये तरीका, ये मेथड जो लिया है
ये एनसीईआरटी ने लिया है, ये मेथड एनसीईआरटी का लिया हुआ है, और यही मैंने क्या लिखा हुआ है नैनोमीटर में। दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जो वायरसेस है वो कैसे अपने आप को सस्टेन करते हैं, क्या उनका न्यूट्रिशन है, कैसे वो नए वायरसेस बना रहे हैं, ये सब कहां से कनेक्ट होगा, इस पॉइंट से। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। हर एक हिस्सा इंपॉर्टेंट है जी इसका। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट है मतलब नेसेसरी, यही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। इंट्रासेल्युलर मतलब इनसाइड सेल, पैरासाइट के रूप में सेल के अंदर ही ग्रो करते हैं। इट मींस वायरसेस आर एबल टू फॉर्म न्यू वायरसेस ओनली इनसाइड देयर होस्ट सेल। तो वायरस जो लिविंग प्रॉपर्टी दिखाता है वो अपने आप इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में नहीं दिखाता, केवल कहां दिखाता है, अपने होस्ट सेल के अंदर। क्या ये बॉडी के सरफेस पर पैरासाइट के रूप में रह सकते हैं? ना, सेल के अंदर जाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर, मतलब विद इन द सेल, सेल के अंदर रहने वाले पैरासाइट है, और कोई तरीका नहीं है। या इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या होता है एग्जाम में, कि अगर आपने एक ट्यूब में ग्लूकोज अमाइनो एसिड डाल दिए तो क्या आप उसमें वायरस ग्रो कर पाएंगे? ना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वायरस ग्लूकोज अमाइनो एसिड को खुद यूज करने की एबिलिटी नहीं रखता। अगर आपको वायरस ग्रो करना है, नए वायरस डेवलप करने हैं, तो उसका होस्ट सेल चाहिए। सो वायरसेस ग्रो ओनली इनसाइड देयर होस्ट सेल। अन्य किसी प्रकार के मीडियम में वायरस की ग्रोथ कराना संभव नहीं है। तो यहां से ये एक रिजल्ट आ गया निकल के, वायरसेस ग्रो ओनली इनसाइड देयर होस्ट सेल। अपने होस्ट सेल्स के अंदर ही ग्रो करेंगे, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है किसी वायरस को ग्रो कराने का। नो अदर न्यूट्रिएंट मीडियम इज सुटेबल फॉर वायरल ग्रोथ। अगर कोई वायरस प्लांट सेल के ऊपर पैरासाइट है, प्लांट सेल के अंदर ग्रो करता है, तो वही प्लांट सेल चाहिए। अगर कोई वायरस किसी ह्यूमन सेल के अंदर पैरासिटिक फॉर्म में रहता है, तो जब तक वो सेल नहीं मिलेगा तब तक उस वायरस की ग्रोथ के द्वारा नए वायरस बनना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर 3 क्रिटिकल पॉइंट आए। इनके पास अपनी कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसीलिए जब तक होस्ट सेल की प्रोटोप्लाज्म ना मिल जाए इनकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, नेसेसरी रूप से इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, और तरीका नहीं है इनके ग्रो करने का, सेल के अंदर रहने वाले। बाकी साइज एकदम याद करने वाला पॉइंट है, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर या 20 से लेकर 200 नैनोमीटर का इनका साइज है, याद करने वाला पॉइंट है नंबर 2 पर हमारा। फिर उसके बाद अगला केस आ गया डिस्कशन का। हमने कहा लगातार हम कहते आए कि वायरसेस जब अकेले हैं तो उनमें नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है, सेल के अंदर एंटर हो गए तो लिविंग प्रॉपर्टी है। तो हम किसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, दोनों तरफ मैंने प्रॉपर्टी मेंशन की। नॉन लिविंग फीचर्स क्या क्या है वायरसेस के, पहले भी कहा फिर यहां आ गया। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो इंडिपेंडेंट लाइफ मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। आई रिपीट, एक सिंगल सेल का बैक्टीरिया हो या ह्यूमंस हो, हमारे एक सेल के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर लाइफ को मेंटेन करने के लिए हर सेल की प्रोटोप्लाज्म नेसेसरी है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो लाइफ मेंटेन करना ही पॉसिबल नहीं है। अब वायरस के पास अपनी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, अंदर का कंटेंट, क्या कंटेंट, सेल के अंदर वो राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते हैं, अपने एंजाइम्स, और लेकिन इंडिपेंडेंट एंजाइम नहीं। कुछ वायरस से उसमें 1-2 एंजाइम मिल जाएगा आपको, लेकिन पूरा प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलेगा। जब तक पूरा प्रोटोप्लाज्म उसके अपने अंदर अमाइनो एसिड का पूल, अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स का पूल, अपने अंदर एंजाइम्स, पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तब तक वो प्रोटोप्लाज्म नहीं कहलाएगा। तो वायरस को यदि अपने प्रोटीन बनाने हैं खुद नहीं बना सकता,
होस्ट सेल चाहिए। खुद क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि अपनी मशीनरी नहीं है। मशीनरी कहाँ है? प्रोटोप्लाज्म में। और उस मशीनरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मैंने बोला राइबोसोम्स, जो नेसेसरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो प्रोटोप्लाज्म का एक कंटेंट एब्सेंट है इनके अंदर। और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म भी कहाँ चल रहा है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अगर हमें एनर्जी चाहिए, अगर आप तेज दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी को एनर्जी की डिमांड है, एटीपी की डिमांड है, तो एटीपी कहां से मिल रहा है? बॉडी सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ेगी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट का मीनिंग है। बॉडी सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ेगी, यह मेटाबॉलिक प्रोसेस है। नया भोजन बनाए पौधा, फोटोसिंथेसिस करे, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन से ग्लूकोज तोड़ा जाए, मेटाबॉलिक प्रोसेस का हिस्सा है। वायरस ये इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो भोजन बनाने की एबिलिटी है, ना तोड़ने की एबिलिटी है। ना तो एनर्जी को, एटीपी को तोड़कर एनर्जी ले सकते हैं, और ना एटीपी बना सकते हैं। कोई एबिलिटी नहीं है इनमें से। वो तो केवल दूसरे के सिस्टम को ओवर पावर करके अपना काम चलाते हैं। उनके पास अपना कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है। दे डोंट हैव मेटाबॉलिज्म। इसी कारण से, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं, दे डोंट हैव इंडिपेंडेंट ग्रोथ एंड डिवीजन। इनके पास इंडिपेंडेंट ग्रोथ डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर होस्ट सेल उपलब्ध ना हो तो उसके बिना स्वयं अपनी ग्रोथ और अपना डिवीजन करके नए वायरस बनाने की एबिलिटी नहीं है। टारगेट सेल चाहिए। और क्रिस्टल के रूप में पाया जाना भी तो क्या है? ये भी तो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। लिविंग सेल थोड़ी क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। क्रिस्टल इज ए नॉन लिविंग मटेरियल। तो ये सब इसकी नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। क्या कुछ लिविंग फीचर्स भी हैं? बिल्कुल है जी। हम कहते हैं हमारे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए प्रेजेंट है। तो क्या वायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है? यस, वायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। डीएनए हो या आरएनए हो, कोई एक मिलेगा पक्का। तो जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंट होना, ये किस चीज के साथ इसको सपोर्ट करता है? लिविंग प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई अकेले नहीं कर पाएगा, पर करेगा तो, नए वायरस बनाएगा तो। अगर ह्यूमन बीइंग्स दूसरे एनिमल और प्लांट अगली जनरेशन को पैदा कर सकते हैं, तो क्या वायरस भी नई वायरस जनरेशन बना सकता है? यस। हाँ, ये बात अलग है, पहले लिखी कि इंडिपेंडेंट नहीं बना सकता, पर अपनी कॉपी तैयार तो कर रहा है ना जेनेटिक मटेरियल का यूज करके। सो इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में जो सडन चेंज हो रहा है, वही क्या है? म्यूटेशन है। इसका महत्व क्यों है? जैसे आप आजकल भी देख रहे हैं, चर्चा में रहता है कि जी कोरोना वायरस में बदलाव आ गया। कैसे बदलाव आ गया? किसी वायरस में कहां से बदलाव आता है? जेनेटिक मटेरियल बदलेगा ना, तब तो वायरस में बदलाव आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें म्यूटेशन ही वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से उसके जेनेटिक मटेरियल में बदलाव आ गया, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी बदलती रहती है। कहीं पर वही वायरस ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजीज कॉज कर सकता है। कई बार न्यूज़पेपर में चर्चा देख रहे हैं कि वायरस कमजोर हो गया। वायरस कमजोर होगा क्या मतलब? वायरस ने जिम जाना बंद कर दिया ना, म्यूटेशन हो गया जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। और इस प्रॉपर्टी के बदलाव का कारण हमने कहा जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो गया। और वही जेनेटिक मटेरियल चेंज क्या है? म्यूटेशन। तो क्या हमारे जेनेटिक मटेरियल, हमारे डीएनए में म्यूटेशन से हमारे में बदलाव आ सकता है? पक्का। तो अगर हमारे जेनेटिक मटेरियल दूसरे प्लांट एनिमल में म्यूटेशन से उसमें बदलाव आ रहा है, इसी प्रकार से म्यूटेशन के द्वारा वायरस में भी बदलाव आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी भी इसको किससे रिजेंबल कराती है? लिविंग फीचर्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल कराती है। तो आपको पक्का याद हो जानी चाहिए, मेन जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है प्रोटोप्लाज्म। अगेन आई से
प्रोटोप्लाज्म याद रहा तो मेटाबॉलिज्म अपने आप हो जाएगा। ये दो शब्द सबसे इंपॉर्टेंट हैं, प्रोटोप्लाज्म एंड मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, मेटाबॉलिज्म एब्सेंट है। इधर इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये तीनों ही है, वो ज्यादा थ्योरी इधर लिखी नहीं है। जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंट होना लिविंग फीचर है, उसमें म्यूटेशन हो के बदलाव होना लिविंग फीचर है, और अपने आप को मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी रखना, नए वायरस बनाने की एबिलिटी रखना, ये भी क्या है, लिविंग फीचर है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है डिस्कशन में वायरसेस की शेप्स। बहुत बेसिक सा आइडिया चाहिए हमें, और वो उससे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे आराम से। एक शेप कहलाती है पॉलीहेड्रल, मतलब मल्टीपल साइड्स जिसमें हो उसी को क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रल। एक एग्जांपल लिया एडिनो वायरस का, यहां साथ में आपको शेप दिखेगी, जैसे ये मल्टीपल साइड्स रखने वाली जो शेप है, ये यही पॉलीहेड्रल शेप है। ये पॉलीहेड्रल शेप, वही एग्जांपल मैंने यहां पर मेंशन किया है, बिल्कुल लिमिटेड एग्जांपल जितने की हमें जरूरत है। स्फेरिकल शेप में ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपसे। स्फेरिकल शेप आप अपने सामने देख लो, ऐसे राउंड बॉल लाइक स्फेरिकल शेप, जैसे इन्फ्लुएंजा में ये स्फेरिकल शेप, इन्फ्लुएंजा में सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस। फिर आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी किस शेप में है आप देखते हैं, जनरल न्यूज में वगैरह में आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर वगैरह में भी जो शेप आती है कोरोना की बनी हुई, हाँ बाहर कुछ कुछ उसमें उभरे हुए से जरूर है, लेकिन शेप कैसी है, वो भी स्फेरिकल शेप की कैटेगरी में आता है। वो तो फिर उसके एनवेलप का फीचर हो गया, वो बाहर जो उभरे हुए स्ट्रक्चर है वो अलग स्टोरी है, बट शेप कैसी है, स्फेरिकल है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस सामान्य सर्दी जुकाम कॉज करने वाला, ये भी क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो भी स्फेरिकल है। कोरोना वाला जो केस है वो भी क्या है, स्फेरिकल है। फिर HIV, पूरा नाम भी लिखा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिससे हम पढ़ेंगे एड्स नामक जो रोग होता है वो HIV इन्फेक्शन से होता है। इसकी शेप भी कैसी है, स्फेरिकल। तो आप नोटिस करेंगे कि स्फेरिकल जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। स्फेरिकल के जो हमारे एग्जांपल्स आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एग्जांपल, खासकर नंबर 2 और 3 पे जो लिखे हैं कोरोना एंड HIV, वो बहुत ही क्रिटिकल है। शेप आपके सामने यहां दिख गई है। फिर उसके बाद अगला केस आ गया, ये रॉड शेप का या इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये देख लो आप, ये ऐसा रोड जैसा स्ट्रक्चर ये आपको दिखेगा टोबैको मोज़ेक वायरस में। इधर भी नाम लिखा है डायग्राम में भी, और यहां भी मैंने वो, अगर डायग्राम क्लियर नहीं दिखेगा तो यहां भी मेंशन किया है टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। अब ये रॉड बनी कैसे है, इसके आधार पर अगर और डिटेल में जाएं तो एक और टर्म आ सकता है, वो यहां लिखा गया हेलिकल। ये जो रोड है ये हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहला रहा है। क्यों कहला रहा है हेलिकल, इसमें जो इसकी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं वो रोड तो बना रही हैं, लेकिन उसका कंटेंट जो है वो ऐसे लपेटा गया है हेलिकल, तो इस कारण से एक हेलिक्स के रूप में वो लपेट के बना है, जिस कारण से यही रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर हेलिकल भी कहलाता है। फिर एक टर्म डायग्राम में लिखा है कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफेज, या उसी के लिए दूसरा शब्द उपयोग होता है टैडपोल लाइक। ऐसा टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज का। तो इसका मतलब ये जनरल याद करने वाले पॉइंट क्या क्या है आपके सामने डायग्राम और मेन पॉइंट रिपीट करूंगा। कोरोना वायरस की शेप स्फेरिकल, टोबैको मोज़ेक वायरस क्योंकि इस पर सबसे पहले स्टडीज हुई हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस की शेप या तो आंसर देगा रॉड या हेलिकल, दोनों नहीं देगा, ऐसे नहीं करेगा, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है। और बैक्टीरियोफेज वायरस कैसी शेप, कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत साधारण शब्द हो गया, हमने और एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है। वो कॉम्प्लेक्स कैसा, टैडपोल लाइक शेप बोलते हैं उसको, टैडपोल लाइक शेप। इसके चांस कम है पॉलीहेड्रल, ये तो ऑप्शन में आ जाए तो उसके लिए आपको अलग करने के लिए मेनली रखा है, पॉलीहेड्रल शेप के क्वेश्चन आने का चांस कम है, कोई ऐसी बड़ी कनेक्टिविटी हमारे सिलेबस के साथ नहीं है। तो ये शेप्स आ गई वायरसेस की। फिर उसके बाद आगे डिस्कशन आता है उसकी केमिकल कंपोजिशन का, कि वायरस किस चीज का बना हुआ है। वायरस के अंदर हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है जी। वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो प्रेजेंट है।
जैसे ही मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड, तो आप कहेंगे कि क्या कोई केमिस्ट्री की लेबोरेटरी वाला एसिड है ना। ये न्यूक्लिक एसिड वर्ड जो यूज होता है, ये न्यूक्लियस में बनने वाले जो एसिडिक कंपाउंड हैं, दो प्रकार के पॉलीमर्स हैं ये, उनको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, डीएनए, आरएनए। और टर्म न्यूक्लियस क्यों आया? हाँ, प्रोकैरियोट में तो हम देखते हैं बिना न्यूक्लियस के भी बन रहा है, पर शुरू में जो स्टडीज हुई वो यूकैरियोट के सेल पर हुई और पाया गया कि न्यूक्लियस में कुछ ऐसे एसिडिक पॉलीमर्स बन रहे हैं, तो उनको एक कॉमन टर्म दे दिया गया, न्यूक्लिक एसिड। इस कारण से ये कहलाते हैं न्यूक्लिक एसिड। और वो दो न्यूक्लिक एसिड सब स्टूडेंट पहचानते हैं, छोटी क्लास से थोड़ा बहुत जरूर पढ़ के आते हैं इनके बारे में। इनका केमिकल नेचर एसिडिक है, डीएनए एंड आरएनए। पूरा नाम भी पहचानते हैं आप लोग, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए एंड आरएनए है, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, सिंपल शॉर्ट में लिखा मैंने, पहचानना। डी का मतलब है डीऑक्सी राइबो, Na न्यूक्लिक एसिड, आर का मतलब राइबो और Na मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो इसका पूरा नाम हो गया, Na मतलब दोनों जगह न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो डिफरेंस है उससे नाम दिए गए हैं। तो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। वायरस में दोनों में से कोई एक, कभी भी दोनों नहीं। आइदर, क्या लिखा है? आइदर लिखा है, ये बचना नहीं चाहिए नजर से। आइदर डीएनए और आरएनए, कोई एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, दोनों नहीं मिलेंगे कभी भी। या तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे सेल में जेनेटिक मटेरियल कौन? डीएनए। और आगे उसकी सहायता करके वर्क करने के लिए कौन? आरएनए। मतलब हमारी बॉडी के हर सेल में हम देखेंगे आपको, जैसे अगर आरबीसी जैसा एक्सेप्शन छोड़ दें जहां न्यूक्लियस नहीं है, तो अदरवाइज आप देखेंगे कि सेल के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है और वर्किंग सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आरएनए भी है। वायरस में ऐसा नहीं है, या तो डीएनए या आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए, कोई एक होगा। इन प्लांट वायरसेस, अब एनसीईआरटी के पॉइंट आने शुरू हुए। प्लांट वायरसेस में ज्यादातर केस में जो प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करने वायरसेस है, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। पुराने पॉइंट याद रखने हैं। जब मैं बोलता हूं सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब अकेला धागा, तो मतलब जैसे अगर ये आरएनए है, ऐसे सिंगल धागा बना दिया, सिंगल थ्रेड बना दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर मुझे इसको डबल स्ट्रैंडेड करना हो तो धागे को डबल करूंगा, तब कहलाएगा डबल स्ट्रैंडेड। तो प्लांट में ज्यादातर केस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? सिंगल धागे के रूप में आरएनए प्रेजेंट है। अगर ऐसे सिंगल धागे के रूप में आरएनए होगा तो ये कहलाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लिखने का मेथड ऐसे ही लिखा जाता है, एसएस आरएनए। यस, एसएस मतलब ये पहचानना है, क्वेश्चन में भी ऐसे ही आ सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जबकि एक्सेप्शन आ गया। क्या एक्सेप्शन आ गया? प्लांट में ही डिजीज कॉज करने वाले कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, सीएमवी, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में जो प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो क्या याद करने का पॉइंट हो गया? जो यहां पर व्हाइट से लिखा है मैंने, वो एनसीईआरटी का हिस्सा है, एक्सेप्शन मैंने जोड़ा है। तो एनसीईआरटी कहता है कि प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करने वाले वायरसेस में ज्यादातर केस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। मैंने उसको थोड़ा इलेबोरेट किया, कैसा आरएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन क्या इसके एक्सेप्शन है? एक बड़ा एक्सेप्शन, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और वो भी कैसा? डबल स्ट्रैंडेड। मतलब डीएनए प्रेजेंट होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, डबल धागा होगा, किसका? डीएनए का। फिर उसके बाद एनिमल वायरसेस का केस आया। तो एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करने वालों में ज्यादातर केस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, लेकिन कुछ केस में हमें
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब उल्टे केस दोनों तरफ है। मेन पॉइंट इसका मतलब क्या हुआ याद करने का, प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करने वाले वायरसेस में ज्यादातर केस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए, एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करने वाले केस में ज्यादातर केस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जब इतना याद हो जाए तब उसमें स्ट्रैंड जोड़ना, फिर इधर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए वाले केस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन क्या इसके एक्सेप्शन है? यस। पहले मेन पॉइंट याद करना है, फिर एक्सेप्शन पे जाना है। मेन पॉइंट याद करना है पहले, प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करने वाले वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल, एनिमल में ज्यादातर डीएनए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ये तो एक मेन पॉइंट हो गया। क्या इसके एक्सेप्शन है? पक्का है। एक्सेप्शन का पॉइंट यहां लिखा भी, मैं आगे दिखाऊंगा भी, एग्जाम्पल सही शो करूंगा। ये आ गए केस मेरे, वायरस उसका जेनेटिक मटेरियल, टीएमवी पूरा डिटेल अभी देकर आया हूं, नाम भी पूरा आया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस जो टोबैको प्लांट में इंफेक्शन कॉज करता है, इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यही तो कहा था ना अभी कि प्लांट में ज्यादातर केस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा प्लांट के इन्फेक्शियस वायरस में। फिर टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें एक्सेप्शन आ गया, आप देखो क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये दोनों जो एग्जांपल लिखे हैं ये प्लांट वायरस के हैं। नाम से पता चल रहा है, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, ये प्लांट वायरस है। तो एक एग्जांपल लिखा आरएनए वाला और एक लिखा डीएनए वाला। डीएनए कैसा? सिंगल स्ट्रैंडेड। थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल एक्सेप्शन का पहले ही दे चुका, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। फिर उसके बाद एक है रोटा वायरस। रोटा वायरस का जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बढ़िया एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करता है, ह्यूमंस में भी इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके इन्फेक्शन से डायरिया होता है, लूज मोशंस हो जाते हैं और बहुत हैवी इन्फेक्शन कॉज करता है, छोटे बच्चों में अक्सर होता है और बहुत सारी डेथ भी होती है इसके इन्फेक्शन के कारण। रोटा वायरस, हर्पीज वायरस, कोरोना वायरस, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? ये एनिमल वायरस के एग्जाम्पल हैं। जबकि नीचे जो ये केस आ रहा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वर्ड कहने का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वर्ड कहने का मतलब होता है ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करें। अभी इसको कंप्लीट कर रहा हूं, जब लिख रहा हूं, ये एनिमल वायरसेस है। रोटा वायरस जो मैंने कहा बच्चों में लूज मोशन वगैरह क्रिएट करना, डायरिया कॉज करना का कारण बनता है। इसका जो जेनेटिक कंटेंट है वो क्या है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हर्पीज एक डिजीज कॉज होती है जो कि नर्व्स को अफेक्ट करती है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हमने पहले ही कहा था एनिमल में जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कोरोना वायरस जो आजकल खूब चर्चा में है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, कहीं भी टपक सकता है। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर एक और एग्जांपल दिया जो एनिमल प्लांट से बाहर गया, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करते हैं, मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब मुझे देखो, मैं बिल्कुल धीरे चलूंगा, मुझे चाहिए इस पर कमांड। एग्जांपल आपके सामने है। पिछला पॉइंट जो अभी स्लाइड नहीं है आपके सामने, पहले बोलूंगा फिर एक बार स्लाइड भी दिखाऊंगा। प्लांट में इंफेक्शन कॉज करने वाले वायरसेस में ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल क्या? आरएनए या डीएनए? आरएनए। फिर एक्सेप्शन हो सकते हैं, यस। एनिमल में इंफेक्शन कॉज करने वाले वायरसेस में ज्यादातर केस में जेनेटिक मटेरियल क्या? डीएनए। इन्फेक्शन हो सकते हैं, सॉरी, एक्सेप्शन हो सकते हैं, यस। बड़ा एक्सेप्शन आज की डेट में कोरोना वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फिर प्लांट में मैंने एक्सेप्शन पहले दिया, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस दिया, और इधर ये आ गया टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस का। कॉलीफ्लावर वाला भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, दो ही लिए एक्सेप्शन में, दो ही एग्जांपल हैं। और बैक्टीरियोफेज में ज्यादातर केस में क्या? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर उसके बाद ये हो गया इंटरनल कंटेंट। अब आ गए कवरिंग की बात कि बाहर की कवरिंग कैसी है वायरस की। वायरस में जो बाहर की कवरिंग है वो कहलाती है प्रोटीन कोट।
टेक्निकल टर्म क्या कहलाता है? कैप्सिड। अब आपको यहां साथ में डायग्रामेटिक ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा और पूरे को करेक्ट भी करूंगा। कैप्सिड नामक कवरिंग कहलाती है और इसकी एक यूनिट कहलाती है कैप्सोमियर। अब आप डायग्राम पर ध्यान देंगे और पहचानेंगे। दोनों डायग्राम ध्यान से देखेंगे। किसी वायरस के अंदर ये अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल रखा हुआ है और ये इसकी जो कवरिंग है ये क्या कहला रही है? कैप्सिड। कैप्सिड इतना भी एक वायरस हो सकता है और कुछ वायरसेस में कैप्सिड के बाहर भी एक और एक्स्ट्रा कवरिंग हो सकती है जो कहलाती है एनवेलप। लिपिड की बनी हुई एनवेलप कहलाती है। नेसेसरी कंपोनेंट क्या है किसी वायरस का? ये नेसेसरी कंपोनेंट है, इतना तो पक्का होगा ही होगा। एनवेलप जो है ये बाहर का गोल वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वायरस के अंदर दो कंटेंट नेसेसरी हैं। एक अंदर जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए या आरएनए होगा और ये बाहर प्रोटीन की बनी हुई कैप्सिड। प्रोटीन की बनी हुई कैप्सिड, प्रोटीन की बनी हुई कैप्सिड है। प्रोटीन कोट, ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। कैप्सिड किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन की। इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है? कैप्सोमियर। इसको टीएमवी में और एक्सप्लेन किया, ध्यान से देखेंगे। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस में अंदर ये हेलिक्स के रूप में जैसे कि एक स्प्रिंग रखी हो, ये इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो हमने कहा था जेनेटिक मटेरियल है, ये आरएनए का बना हुआ हेलिक्स रखा हुआ है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये आरएनए का बना हुआ हेलिक्स रखा हुआ है यहां पर। और इसके चारों तरफ कवरिंग के रूप में जो आपको ये छोटे छोटे आलू जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं और ये इसको चारों तरफ से कवर कर रहे हैं। ये यूनिट यहां भी नाम लिखा है मैंने, उधर भी लिखा अलग से जो क्लियर दिखे आपको। कैप्सोमियर प्रोटीन यूनिट्स होती है। ये क्या होती है? ये प्रोटीन यूनिट्स होती हैं और उसके अंदर क्या रखा हुआ है? जेनेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब ये टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस किस प्रकार से क्रिएट हो रहा है? सेंटर के अंदर आरएनए का हेलिक्स और उसके चारों तरफ अरेंज प्रोटीन। सेंटर के अंदर आरएनए का हेलिक्स और उसके चारों तरफ प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, और हर एक टुकड़े का नाम कैप्सोमियर। ये पूछा जाता है अलग से। प्रोटीन कवरिंग इज कॉल्ड कैप्सिड। ईच यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड कैप्सोमियर। डायग्राम यहां देख सकते हैं। फिर पॉइंट आया एनवेलप का। ये जो एनवेलप वाला हिस्सा है ये किस में पाया जाता है? ये फीचर है कुछ एनिमल वायरसेस का। मैंने कहा कुछ, हर एनिमल वायरस में एनवेलप हो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एनिमल वायरसेस में इन एनिमल वायरसेस एन एडिशनल कवरिंग कॉल्ड एनवेलप में, मैंने लिखा मे बी प्रेजेंट, उपस्थित हो सकती है। मतलब हर एनिमल वायरस में एनवेलप हो बाहर ये जरूरी नहीं है। किन में पाई जाती है? कोरोना वायरस में बाहर एनवेलप है, बिल्कुल है। एचआईवी का नाम लिया था, पूरा नाम भी बताया था, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी में कवरिंग पाई जाती है। और इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा पहले भी एग्जांपल दिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस जो स्फेरिकल के केस में आया था वही है, जो स्फेरिकल केस था वही इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो इसका मतलब इन सब में, इन तीनों एग्जांपल में आप देख रहे हैं कवरिंग पाई जाती है। ये जो बाहर की कवरिंग है ये किस चीज की बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। जो एनवेलप है वो बनी होती है लिपिड की। एनवेलप बनी होती है लिपिड की। एनवेलप का फॉर्मेशन लिपिड के द्वारा यहां भी लिखा है, मेंशन किया है। हाँ, इसमें बाहर इसके फंक्शन के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन में, इस लिपिड मेम्ब्रेन में जुड़े हुए ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। और इन ग्लाइकोप्रोटीन की जो यूनिट्स होती है वो क्या कहलाती हैं? पेप्लोमर। पेप्लोमर एग्जाम में आने का चांस आपका नहीं है। हाँ, कैप्सोमियर का है जी, जो है एग्जाम में आने का चांस, उसको पूरा एम्फसाइज करूंगा। फिर अगेन पूरी स्लाइड और डायग्राम आपके सामने है। मेन पॉइंट्स को रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनने पहचानने हैं। किसी वायरस में अंदर क्या रखा हुआ है? उसका जेनेटिक मटेरियल। वो क्या हो सकता है? पिछले स्लाइड में समझाया, डीएनए या आरएनए। एग्जाम्पल सही दिए, किसी में डीएनए है, किसी में आरएनए है। ये मेन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने के लिए दिए। प्लांट में कहा ज्यादातर केस में, प्लांट वायरस में आरएनए, एनिमल वायरस में डीएनए, एक्सेप्शन भी बताए।
फिर उसके बाद इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर किसकी कवरिंग होगी? प्रोटीन की। क्या कहलाएगी? कैप्सिड। कैप्सिड की एक यूनिट क्या कहलाती है? कैप्सोमियर। कहीं भी हो, यहां पर यूनिट हो या ये छोटी छोटी यूनिट हो, सब क्या कहलाएंगी? कैप्सोमियर। एनिमल वायरस में, बहुत सारे एनिमल वायरस में एक एक्स्ट्रा और कवरिंग हो सकती है जो क्या कहलाती है? एनवेलप। किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। क्या इस लिपिड की मेम्ब्रेन में भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रेजेंट होंगे? हाँ, उनका अपना फंक्शन होता है और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इनकी एक यूनिट का नाम पेप्लोमियर। मैंने कहा पेप्लोमियर के चांस आने के बहुत ही पुअर है, 0.1% भी नहीं है। हाँ, ये पहचानना है कि क्या प्रोटीन होंगे मेम्ब्रेन में भी? बिल्कुल होंगे, जो मेम्ब्रेन की कवरिंग बाहर प्रेजेंट है। ये इनमें से खुद कुछ नहीं बनाया इसने, सब होस्ट सेल से लेकर आया है। खुद कुछ बनाने की एबिलिटी नहीं है उसके पास। ये अरेंजमेंट हो गया उसके स्ट्रक्चर का। फिर उसके बाद थोड़ा डिटेल दिया किसका? टोबैको मोज़ेक वायरस का। डायग्राम अभी आपको दिखाया था। पहले से कहता आ रहा हूं, टोबैको मोज़ेक वायरस किसने डिस्कवर किया? इवानोव्स्की ने डिस्कवर किया है। इसमें जो सिमेट्री है वो किस प्रकार की है? हेलिकल सिमेट्री है। हेलिकल सिमेट्री का केस है। हेलिकल सिमेट्री का कारण क्या बताया था? हेलिकल सिमेट्री कहने का मतलब है कि इसमें जो ये यूनिट्स आप देख रहे हैं ना, और उसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल भी, वो एक जैसे स्प्रिंग का तार होता है ना, ऐसे कोइल के रूप में ऐसे अरेंज्ड है। अंदर का कंटेंट भी और उसके बाहर के साथ जुड़ा हुआ प्रोटीन भी। सो दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल। कॉइल के रूप में कोई चीज व्यवस्थित होती है तो उसी को क्या बोलते हैं? हेलिकल है। ये हेलिकल सिमेट्री का केस आ गया यहां हमारे सामने। फिर इसके बाद जेनेटिक मटेरियल फुल डिटेल दिया। टीएमवी में कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये याद करने वाला, रट्टे वाला प्योर पॉइंट चाहिए कि कोई बाई चांस, क्योंकि टीएमवी क्या बहुत ज्यादा स्टडीड वायरस है, तो हर एक वायरस में नहीं कितना बड़ा रट्टा चाहिए, लेकिन टीएमवी में कोई पूछ सकता है कि इसमें प्रोटीन के बने हुए कैप्सोमियर कितने हैं, ये बताओ, गिनती कितनी है उनकी? और वो गिनती है 2130, 2130, 2130। एकदम याद रखना है कैसे? रट्टा 2 + 1 = 3 और उसके पीछे 0 लगा दो। 2130, 2130, 2 + 1 3। अब एग्जामिनर चालाक हुआ तो ऐसा भी कर सकता है 1230। रट्टा गलत हो गया तो 1 + 2 = 3 0 ना, थोड़ी होशियारी भी लगानी पड़ेगी, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या है? 2130, 2130 कैप्सोमियर यूनिट्स है। अब अगर आप देखेंगे तो उसके कंटेंट में क्या मटेरियल ज्यादा प्रेजेंट है, यहां पर ये हमें ऑब्जर्व करना है कि उसके कंटेंट में कौन सा मटेरियल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके कंटेंट में ज्यादा जो मटेरियल प्रेजेंट है वो मटेरियल है प्रोटीन का। प्रोटीन का जो मटेरियल है उसके कंटेंट में वो लगभग 95% है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम दे रहा है। प्रोटीन का कंटेंट 95% और जबकि जेनेटिक मटेरियल का जो उसका आरएनए है वो कंटेंट केवल कितना है? 5% है। तो वजन में आप डायग्राम से भी अंदाजा लगा सकते हैं, बाहर जो प्रोटीन अरेंज्ड है उनका अमाउंट काफी ज्यादा है वजन के हिसाब से देखें, और अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका अमाउंट काफी कम है। ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं ज्यादातर। आप देख रहे हैं इसमें, ये मैंने यहां से हटा दिया, इसका कोई रोल नहीं हमारे लिए। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आपके आ गए याद करने वाले, टोबैको मोज़ेक वायरस किसने डिस्कवर किया? इवानोव्स्की। जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, कैप्सोमियर्स 2130। परसेंटेज पूछने के चांस कम है। मेन पॉइंट यह बताना है कि प्रोटीन का कंटेंट काफी ज्यादा है और जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट कम है। फिर मैंने कहा बैक्टीरियोफेज का नाम लिया था एग्जांपल देते हुए, इसके भी डिटेल की थोड़ी जरूरत पड़ती है। बैक्टीरियोफेज क्या है? पूरा लिखा। ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। जब हम वर्ड यूज करते हैं ना, ये फेज, PHAGES, फेज नहीं है, PHASE नहीं है, PHAGE है। फेज वर्ड जो यूज होता है, ये फेज कहने का मतलब ही वायरस होता है।
फेज मीन्स वायरस। फेज शब्द जो यूज होता है उसका अर्थ ही क्या है, वायरस है। सो बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करने वाले वायरस। कहीं डायरेक्टली भी हो सकता है, बैक्टीरिया वर्ड ही हटा दे, खाली फेज लिख देगा तो भी उसका मतलब क्या है, वायरस है। वायरसेस विच कॉज इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया। इनमें जेनेटिक मटेरियल मैंने पहले भी कहा कि जनरली क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। फिर वही कहानी, एक्सेप्शन है, पक्का है जी, हाँ रट्टा चलेगा जी, थोड़ा चलाना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ ये जरूर है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया है एक्सेप्शन, पर वही एक्सेप्शन ले रहा हूं जिनकी बिल्कुल डिमांड है, जो एग्जाम में हिट करते हैं उन्हीं को मैं ले रहा हूं। यहां दो एक्सेप्शन लिए हैं, एक तो क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसके अंदर प्रेजेंट है, क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरस, ये कहलाता 5x174। क्या पढ़ते हैं, 5, ये सिंबल है 5x174। 5x174 में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ज्यादातर क्या था बैक्टीरियोफेज में, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर क्या किसी में डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, यस 5x174। क्या किसी में आरएनए भी है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यस, कौन, क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज। ये केस आ गए। अब बैक्टीरियोफेज वायरस दिखने में कैसे होते हैं, पहले भी थोड़ी शेप आई थी, अब और डिटेल आ गया उसका। थोड़ा इस प्रकार का हिस्सा होता है, ऊपर का जो फैला हुआ हिस्सा है, ये एक एग्जांपल लिया, T4 वायरस का नाम है, T4 बैक्टीरियोफेज। T4 बैक्टीरियोफेज के अंदर ये हेड पार्ट कहलाता है और ये पूरा उसके नीचे का टेल पार्ट कहलाता है। टेल का वो हिस्सा जहां से ये हेड में जुड़ा होता है, ऊपर ये कोलर स्ट्रक्चर कहलाता है, और ये नीचे जो रॉड साइड लाइक स्ट्रक्चर आता है, इसकी जो कवरिंग होती है प्रोटीन की, वो कहलाती है शीथ। और ये फिर नीचे बेस प्लेट और उसके नीचे टेल पिन्स। आपको याद करने के मेन हिस्से क्या है, हेड पार्ट, ये पक्का याद होना चाहिए, हेड, टेल, और तीसरा हिस्सा कॉलर और चौथा हिस्सा टेल। 4 पार्ट याद करने के, बाकी के और कोई शीट वगैरह का वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब दो मेन हिस्से, हेड एंड टेल। टेल जहां हेड से जुड़ रही है वहां पर एक राउंड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कॉलर, और टेल में नीचे क्या है, टेल पिन्स है, जो इसको एसोसिएट करने में, किसी सरफेस पर बैक्टीरिया पर जुड़ने में सहायता करते हैं, स्टैब्लिश करने में सहायता करते हैं। जेनेटिक मटेरियल कहां होगा, हेड के अंदर। जेनेटिक मटेरियल कहां रखा होगा इसका, हेड के अंदर। जैसे हमने कहा ना, ज्यादातर केस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो वो डीएनए कहां रखा हुआ है, यहां इसके अंदर, हेड के अंदर रखा हुआ होगा। इस प्रकार से तो ये केस आ गया, ये कंटेंट आ गया, यहां पर ये बैक्टीरियोफेज की जानकारी आ गई। फिर इसके बाद लाइफ साइकिल वायरस की। लाइफ साइकिल कहने का मतलब अपने होस्ट सेल में इन्फेक्शन करने पर ये कैसा व्यवहार शो करेगा। 2 प्रकार की लाइफ साइकिल आती है, एक कहलाती है लाइटिक साइकिल और दूसरी कहलाती है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस करना मतलब ब्रेक डाउन करना। लाइटिक साइकिल कहने का मतलब है कि वायरस अपने होस्ट सेल में इन्फेक्शन करेगा और तुरंत अपने नए वायरस बना के होस्ट सेल को तोड़ के निकल जाएगा, तो होस्ट सेल मारा जाएगा और नए वायरस रिलीज हो जाएंगे। ये साइकिल कहलाती है लाइटिक साइकिल। अकर्स इन वायरुलेंट फेजेस। वायरुलेंट मतलब डिजीज कॉजिंग, डिजीज कॉजिंग, टारगेट सेल किलिंग। इन वायरसेस में इस प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है, जो वायरुलेंट फेज के नाम से जाने जाते हैं। मतलब तुरंत जाएंगे, अभी अटैक करेंगे और टारगेट सेल को ब्लास्ट कर देंगे। कैसे, अपने नए वायरस बनाने के बाद। मींस दे डोंट वेट, दे एंटर, यूज देयर जेनेटिक मटेरियल टू फॉर्म न्यू वायरसेस, ब्रेक द सेल एंड मूव आउट। इसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल। ब्रेक डाउन कर दिया, अपने मटेरियल बनाओ और तोड़ कर निकल लो, लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में एंट्री ऑफ वायरस इनटू होस्ट एंड देन
लॉन्ग वेटिंग पीरियड, ये जो लॉन्ग वेटिंग पीरियड होता है इसी को बोलते हैं टेम्परेट फेज। टेम्परेट मतलब अभी वायलेंट नहीं हुआ है, प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, उसी को टेक्निकल टर्म में कहते हैं टेम्परेट। तो ये टेम्परेट वायरसेस होते हैं, मतलब ये तुरंत प्रभावी नहीं होते हैं, उनमें वेटिंग पीरियड आता है और इनकी साइकिल क्या कहलाएगी, लाइसोजेनिक। बैक्टीरियोफेज लैम्डा इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करेंगे, एंटर करेंगे, जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा होस्ट सेल में और वहां पर वो काफी दिन जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहेगा और होस्ट सेल को डैमेज नहीं करेगा। हाँ, जरूरत पड़ने पर बाद में ये भी नए वायरस बनाकर सेल को तोड़ सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं। तो क्या पॉइंट याद करने का हो गया, जो एंट्री करके तुरंत नए वायरस बनाकर होस्ट सेल को तोड़कर निकल जाए, लाइटिक। जो एंट्री कर कर काफी वेटिंग पीरियड दे, लाइसोजेनिक। दोनों का एग्जांपल दिए एक एक। T4 बैक्टीरियोफेज, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है बिल्कुल। T4 बैक्टीरियोफेज लाइटिक, बैक्टीरियोफेज लैम्डा लाइसोजेनिक। फिर उसके बाद याद करने वाले और पॉइंट, इनमें से कई चीजें हैं जो आप पहचानते हैं। एनिमल्स में वायरल डिजीजेस, जैसे मैंने कहा सर्दी जुकाम का वायरस का पहले से जिक्र करते आ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स जो दुनिया से लगभग इरेडिकेटेड है, लेकिन नाम अभी भी कहीं कहीं पर आ जाता है, ये ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड है। मतलब समाप्त कर दी गई है, वैक्सीन का उपयोग कर करके इस डिजीज को लगभग समाप्त कर दिया गया। अब ये हमें कॉज होती हुई दिखाई नहीं देती है। इन्फ्लुएंजा कॉमन है, होता रहता है जी। मम्प्स, ये भी बच्चों में होने वाली डिजीज है जो वायरस से होती है। एड्स का नाम पहले लिया HIV से। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स खतरनाक प्रॉब्लम है। HIV के इन्फेक्शन के कारण बॉडी की डिफेंस एबिलिटी बहुत ही कमजोर हो जाती है और किसी भी छोटे मोटे इन्फेक्शन का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाता। दैट HIV इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल मेथड्स। सेक्सुअल ट्रांसमिशन सबसे कॉमन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह सभी हो जाता है, जो एड्स कहलाता है। HIV वायरस से होता है, जिसका नाम पहले आया था, जो पूरा नाम हमने कहा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मीजल्स की प्रॉब्लम है, जो अगेन बच्चों में एक वायरल डिजीज है। और अभी आपके सामने रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज कोविड-19। जैसे मैंने कहा यहाँ डिजीज, अब मम्प्स, एड्स या मीजल्स, मैंने इनका थोड़ा थोड़ा नाम लिया। डिजीज का एक्सप्लेनेशन चैप्टर अलग है, 12th क्लास में एक चैप्टर है जी पूरा डिजीज का। तो अभी हम इनके डिजीज के एक्सप्लेनेशन में नहीं जा सकते, नहीं तो वो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो बिल्कुल अलग पार्ट है। सो व्हाट आर दीज डिजीजेस, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द डिजीज, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर। मतलब उसको यहाँ अप्लाई करना उचित नहीं है, हमारा डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये वायरल डिजीज है, ये याद करना अभी हमारा काम है। इन डिजीज में क्या क्या होता है उसके डिटेल में अभी नहीं गया हूं, थोड़ा बहुत टच किया है केवल, क्योंकि वो इस चैप्टर का हिस्सा भी नहीं है। फिर उसके बाद ऐसे ही अगला केस आता है यहाँ प्लांट में डिजीज का। प्लांट पर कई क्वेश्चन बनते हैं जी। एनिमल में अक्सर बच्चा याद कर लेता है, प्लांट में गड़बड़ करता है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा जी प्लांट के भी याद हो। प्लांट में यहाँ पर लगातार तभी से TMV का डिस्कशन हो रहा है कि टोबैको मोज़ेक वायरस से टोबैको में क्या कॉज हो रही है, टोबैको मोज़ेक डिजीज। टोबैको मोज़ेक डिजीज में मैंने कहा कि पत्तियों पर सेल की डेथ होने के कारण, प्लांट के सेल्स की डेथ होने के कारण पैचेस बन जाते हैं काले काले, जो कहलाता है टोबैको मोज़ेक डिजीज। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस से अक्सर पत्तियों में कर्लिंग या रोलिंग नजर आएगी आपको। अंतर क्या है कर्लिंग रोलिंग का? पत्तियां अगर
ऐसे साइड वाइज यूं हुई तो ये कहलाता है रोलिंग, रोलिंग। और पत्तियां अगर ऐसे हो गई फोल्ड तो ये कहलाता है, हाँ सॉरी, अगर ऐसे ऐसे फोल्ड हो गई तो ये हो गया क्या, रोल हो गई। और ये क्या हो गया, कर्लिंग हो गई इनमें। तो इसका मतलब कर्ल हो जाए या रोल हो जाए, ये रोलिंग, रोल हो जाना, इस प्रकार से रोल हो जाना, या फिर ऐसे फोल्ड हो गई तो ये कर्लिंग हो गई। कोई भी हो, मतलब एक बात याद कर लो, पत्तियों में किसी प्रकार से दिस वे और दिस वे अगर फोल्डिंग हुई है तो 90% से ज्यादा चांस है किसान पहचानता है कि ये कोई ना कोई वायरल डिजीज के कारण ही ये प्रॉब्लम आई है। जिनमें दो बड़े एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक पपाया में लीफ कर्ल ऑफ पपाया, एक पोटैटो का लीफ रोल का केस है। फिर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, बंची टॉप ऑफ बनाना। बंची टॉप बनाना में जो उसका एक्सेस होता है उसमें गुच्छे बन जाते हैं पत्तियों के, वो कहलाता है बंची टॉप ऑफ बनाना। एंड लीफ येलो वेन क्लियरिंग, ये कई बार डिजीज के रूप में भी नाम आ जाता है और ये सिम्टम भी है एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो डिजीज के नाम देख रहे हैं आप उसके सिम्टम से ही देख रहे हैं। जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ेंगी और खासकर जो पत्तियों में वेन्स नजर आती है वो एकदम क्लियर हो जाएंगी, और यही कहलाता है लीफ येलो वेन क्लियरिंग। ये भी एक वायरस इन्फेक्शन का ही लक्षण है। तो मेन दो पॉइंट जो आपको याद करने हुए, पत्तियों में रोलिंग हो, कर्लिंग हो, या उनकी वेन्स क्लियर हो जाएं, तो ये किसके कारण है, वायरस इन्फेक्शन के कारण है। ये हमारी जो वायरस का डिस्कशन है, दैट इज ऑल अबाउट कंप्लीट डिस्कशन ऑफ वायरस। जेनेटिक मटेरियल, कंपोजिशन, डीएनए या आरएनए, कैप्सिड, कैप्सोमियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी का कंटेंट देखेंगे, एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कंटेंट दिया है लेकिन आप इसके साथ कवर करेंगे तो एकदम पूरा का पूरा कंटेंट आपको ये फुल्ली कवर होता हुआ दिखाई देगा। कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, गलत नहीं करना है, बस क्वेश्चंस को अप्रोप्रिएटली हैंडल करना है, करेक्ट आंसर आना चाहिए क्वेश्चन का।